देहरादून से खबर है जहां आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। कक्षा 1 से 12वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। सरकार और निजी स्कूलों में होगी ऑफलाइन पढ़ाई। 23,000 स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे बच्चे। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। तो नया शिक्षा सत्र, आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। 23,000 स्कूलों में शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है। 1 से लेकर 12वीं तक का नया शिक्षा सत्र शुरू। ऑफलाइन क्लासेस शुरू और अब सरकारी और निजी स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस होंगी शुरू। सरकार और निजी स्कूलों में ये ऑफलाइन क्लासेस होने जा रही हैं आज से और नया शिक्षा सत्र आज से शुरू हो गया है। तो आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है और बच्चे अब ऑफलाइन क्लासेस ले सकेंगे। तो कक्षा 1 से 12वीं तक ऑफलाइन की क्लासेस ले सकेंगे और नया सत्र आज से शुरू हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो काफी वक्त से कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे या नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब वो स्कूल पहुंच सकेंगे। ऑफलाइन क्लासेस होंगी और ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं स्कूलों में की जाएंगी। तो आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। और कोविड काल के 2 साल बाद शहर के सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल गए हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें, पिछले 2 साल से कोविड काल के चलते सभी विद्यालय पूरी तरह से बंद थे। हालांकि विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, लेकिन अब कोविड काल के समाप्त होने पर ये स्कूल खुले हैं। और आपको बता दें, 1 अप्रैल से रुड़की शहर के सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल गए हैं। वहीं रुड़की के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में 2 साल बाद विद्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पहली बार ही स्कूल गए हैं और पिछले 2 साल से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य वीके त्यागी ने बताया कि कोविड गाइडलाइन में छूट के बाद अब सभी विद्यार्थियों को ऑफलाइन माध्यम से विद्यालय में पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही सभी छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। तो ये मासूम बच्चों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से कोविड नियमों का कराया जाएगा पालन। ये देख सकते हैं काफी उत्साह इन बच्चों में है, क्योंकि 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन अब स्कूलों में पहुंच गए हैं। 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशी से चारों खानेच्युत होने के बाद हरीश रावत अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर लगा रहे हैं। उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब उन्होंने अपने खास लोगों को इस काम के लिए लगा दिया है कि उनके खास जागेश्वर विधानसभा से चुनाव हारने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी गोविंद सिंह कुंजवाल पार्टी पदाधिकारियों पर हरीश रावत को हराने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ने का तरीका जो इस बार मैंने देखा, वो तरीका मैं समझता हूँ लोकतंत्र को कहीं न कहीं पर कमज़ोर करेगा, ख़त्म करेगा। किसी चुनाव में इतना शराब बंटना, पैसा बंटना जो आज लोग बता रहे हैं, प्रलोभन देना, ये मैंने कभी देखा नहीं था। अब प्रलोभन के आधार पर अगर हमको वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे तो हम सही लोकतंत्र को खड़ा नहीं कर पाएंगे। हरिद्वार में कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग भी की। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और कलियर विधायक फुरकान अहमद ने एसएसपी कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा। अनुपमा रावत ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बीजेपी का एक गुट बौखलाहट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। हर विधानसभा में कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है।
पुलिस भी भाजपा के दबाव में भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। अनुपमा रावत ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जनता के उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के हारे हुए विधायक ही सत्ता की हनक में कांग्रेस समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस को इन विधायकों के दबाव में काम न करके सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। तरीके की बौखलाहट बीजेपी के द्वारा देखी जा रही है और ये जो है सिर्फ किसी एक गांव या एक जगह तक सीमित नहीं है, हर गांव में ये हो गया है। बीजेपी का एक गुट, मैं खुल के कह रही हूँ कि एक गुट जो है जानबूझ के आम जनता को परेशान करता है या फिर कांग्रेसी वर्कर को परेशान करता है। पर कुछ भाजपा के पूर्व विधायक हैं जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और दुखी होने के कारण फिर वो जो है वहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अननेसेसरी परेशान करवा रहे हैं। अब या तो उनका दिमाग खराब है या फिर वो सरकार के इन्फ्लुएंस में आके ये सब चीजें करवा रहे हैं, प्रेशर में ले रहे हैं। तो हमने कप्तान साहब को यही बताया है कि आप थोड़ा सा ब्रीफिंग कीजिए, अपने जितने भी SHO हैं उनसे बात कीजिए कि उनको इनके इन्फ्लुएंस में आना कम करें और जो जायज चीजें हों, सबका अधिकार है यहाँ पे, मेरा भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है, सबका अधिकार है तहरीर देने का, तहरीर लीजिए, पर वो तहरीर जायज हो। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहे। उत्तराखंड में सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को श्रद्धालुओं के लिए 22 मई से खोले जाएंगे। गुरुद्वारे के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने जानकारी दी। ट्रस्टियों और भारतीय सेना ने यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। उत्तराखंड सरकार से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। तो भारतीय सेना ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। भारतीय सेना ने इस यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। चमोली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अमरोहा हाईवे पर एथेनॉल से भरे टैंकर में लगी आग। चालक और हेल्पर ने केबिन से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। एथेनॉल से भरा टैंकर मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र के गंगा पुल का यह मामला, उत्तर प्रदेश का यह मामला है, जहां चालक और हेल्पर ने केबिन से कूदकर जान बचाई। तो गजरोला थाना क्षेत्र के गंगा पुल का यह पूरा मामला। टैंकर में लगी आग। हाईवे पर एथेनॉल से भरे टैंकर में आग लग गई और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी भीषण आग है। चालक और हेल्पर ने केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर एथेनॉल से भरे टैंकर में यह आग लग गई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में हर साल आग की घटनाएं सामने आती हैं। गर्मियों के मौसम में इसकी घटनाएं बढ़ने लगती हैं, पर अब मार्च के महीने से ही अल्मोड़ा के जंगलों में आग लगने लगी है। अल्मोड़ा के पाटिया क्षेत्र में आग लगना शुरू हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से भरपूर प्रयास किया गया है, लेकिन आग बेकाबू होती नजर आई है। हालांकि वन विभाग आग को लेकर अपनी तैयारियों की बात कर रहा है, पर मौके पर वन विभाग का कोई भी कर्मी नहीं दिखाई दिया, जबकि लोगों ने बताया कि उनके द्वारा सूचना वन विभाग को दी गई। हर साल आग लगने की वजह से लाखों की वन संपदा को नुकसान होता है। उत्तराखंड में बंदरों और पानी की समस्या के कारण यहां के लोगों ने खेती करना लगभग छोड़ दिया है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा अल्मोड़ा के ग्रामीणों क्षेत्रों में अध्ययन कर छोटे छोटे क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि यहां किसान अपनी खेती को दोबारा शुरू कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात पांडे ने बताया कि हिमालयन अध्यक्ष मिशन के तहत भारत सरकार की मदद से अल्मोड़ा के कई गांवों में कृषि के लिए यहां के सोलर बनाए गए हैं, जिससे यहां के लोगों की फसल का बचाव हो सके और इसके साथ ही सोलर के माध्यम से यहां की पानी की समस्या को भी दूर किया जा रहा है। पानी की समस्या जैसे भटगांव के गांव में आपको एक पानी की समस्या का एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने खेत तो दे दिए, कहा पीछे से पानी आ जाएगा, लेकिन जब रियलिटी पे आए पानी कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने सोलर पावर लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बिजली आप यूज़ कर नहीं सकते। सोलर पावर लगा के वहाँ पे अब पानी पर्याप्त जा रहा है भटगांव इलाके में, और वहाँ अब खेती की संभावना है बहुत अच्छी। देहरादून में वन विभाग की कमान संभालने के तुरंत बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में अपर मुख्य सचिव वन आनंद वर्धन से डिस्कस कर साफ हो गया कि जो भ्रष्ट और अन्य मामलों में जिन अधिकारियों की संलिप्तता है वो अपना VRS अवश्य ले लें, अन्यथा
वो विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चार्ज लेते ही एक्शन में कैबिनेट मंत्री सुबह दुनियाल आ गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को खुली चुनौती उन्होंने दी है और एक्शन में पूरी तरह से नजर आए। क्राफ्ट बाजार का अवलोकन करते आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नैनीताल के डीएसए मैदान में लगे क्राफ्ट बाजार का कमिश्नर दीपक रावत ने अवलोकन किया। कमिश्नर दीपक रावत ने एक स्टॉल में जाकर वहां के उत्पादों के बारे में जानकारी ली और शिल्पियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग अपनी सभ्यता, कला और संस्कृति को जाने, समझें। उसके लिए इस तरह की प्रदर्शनियां जरूरी हैं। एग्जीबिशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पे लगाया गया है और उसमें बहुत सारी स्टेट से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, उत्तराखंड के भी यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स हैं जिसके माध्यम से एक तरह से डायरेक्ट सेल भी हो रही है, प्रचार प्रसार भी हो रहा है और लोगों को जानकारी भी नई चीज़ों की मिल रही है। इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए भी नहीं थी जो मैंने यहाँ पे देखी। एक अच्छी पहल है, आगे भी होनी चाहिए और कुमाऊँ के, गढ़वाल के जो भी हैंडीक्राफ्ट उत्तराखंड के हैं उनको भी इस तरह से पहचान मिले। जैसे एप्पल को बहुत अच्छी पहचान मिल रही है। आप सभी जान रहे होंगे कि बड़े यंग बच्चे इसमें, यंग आर्टिस्ट इसमें आ रहे हैं और जो हमारे पुराने आर्टिस्ट थे उन्होंने अच्छी मेहनत की इसमें ट्रेनिंग में और इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से भी इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। हल्द्वानी के फतेहपुर वन रेंज में बाघ ने फिर एक और महिला की जान ले ली। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव ला रही वन विभाग की गाड़ी का घेराव किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण किसी तरह से शांत हुए। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद वन विभाग ने जंगल किनारे गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।